सो फ्रेंड्स, बजट इज ऑन द टेबल एंड बिहार इज इन द न्यूज। बिहार का नाम कई बार लिया गया और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस पे कमेंट दे रही हैं कि बिहार को ये मिला, बिहार को वो मिला, असम को ये मिला एंड एक्स वाई जेड। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार को एक्चुअल में क्या मिला, क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट है बिहार के लिए और इसका बिहार की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ज्ञानवर्धन के लिए एंड मोर टैक्स अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिहार अभी तक जो मैं समझता हूँ या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें बिहार को एक लेबर सप्लाइंग स्टेट इंटेंशनली कहीं ना कहीं बना के रखा गया है। पॉलिटिक्स किसी भी तरीके की हो सकती है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, अपने अपने गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स, बिहार गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, कांग्रेस, बीजेपी, व्हाटएवर, मैं उसमें नहीं पढ़ता। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बिहार को अभी तक कहीं ना कहीं लेबर सप्लाइंग स्टेट बना के रखा गया है। Without food they have want to sleep, must should be their work and food. डेवलपमेंट बाकी सारे स्टेट्स के भी होते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे और भी कोई अदर स्टेट्स हो, बट मोस्टली आपको लेबर जो दिखेगी वो बिहार और यूपी की से ही दिखेगी। तो फ्रेंड्स, इससे वहाँ के जो सिविलियंस है उनके पॉकेट पे या उनकी पॉकेट साइज पे या वहाँ के बिहार की खुद की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड है। और मैं अगर आपको ये मानूं कि अगर पीएम मोदी इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं तो वहाँ जितने भी इंक्लूडिंग बिहार ईस्टर्न के जितने भी स्टेट्स हैं या और भी जो भी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन सबको साथ में लेके चलना होगा। तभी आप बिहार को कहीं ना कहीं तभी आप बिहार को नहीं सिर्फ इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना पाओगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बहुत सारे स्टेट्स को छोड़ दिया और आप ये समझेंगे कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो कहीं ना कहीं किसी इंटरनेशनल मीडिया में तो ये पक्का आ जाना है कि भाई इंडिया की ये पार्टिकुलर स्टेट्स या वहाँ के लोग अंडर डेवलप्ड है या बिलो द पॉवर्टी लाइन है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक PM Modi and BJP government is working on the positive modes for all those, not only Bihar, for all those states who are underdeveloped and whose economy is poor. आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि बिहार के लिए क्या क्या इस बजट में अनाउंसमेंट किया गया है। सबसे पहला अनाउंसमेंट है मखाना बोर्ड को लेके। देखिए, मखाना एक ऐसी चीज है जिसे कि काफ़ी हेल्दी प्रोडक्ट्स है जिसे कि सभी लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, जिनके पास ठीक ठाक एक तरीके का ड्राई फ्रूट्स होता है जिसे कि लोग अपनी हेल्थ के लिए कंज्यूम करते हैं। इसका डिमांड इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में जितना भी डिमांड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का या उसकी प्रोडक्शन का 85 to 90% अकाउंटेबिलिटी बिहार स्टेट्स पे है, जिसके लिए दरभंगा, कटिहार, मधुबनी ये रीजन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इट मीन्स कि वहाँ के फार्मर्स इनका प्रोडक्शन करते हैं और इंडिया में 85 to 90% तक ये प्रोडक्शन सप्लाई कर पाते हैं। तो जब ये प्रोडक्शन इतना ह्यूज लेवल पे है तो यस फ्रेंड्स, इस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और इसे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए वहाँ पे मखाना बोर्ड का गठन किया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, मखाना बोर्ड क्या काम करेगा? मखाना बोर्ड वहाँ पे ये प्रोडक्शन कैसे बेहतर तरीके से हो सके, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से हो सके, किस किस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज हो सकता है, वहाँ के लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, इन सभी चीज़ों पे ये बोर्ड काम करने वाला है और मखाना के प्रोडक्शन और सप्लाई को एक स्ट्रीमलाइन करने वाला ये स्टेप है। दूसरा फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आफ्टर मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। मखाना बोर्ड भी फूड से रिलेटेड था, अब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें कि फूड टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने की बात हुई है। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ये इस्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ पे enhance income for the farmers through the value addition to their produce and second skilling entrepreneurship and employment opportunity for the youth। मतलब कि अगर हम ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करते हैं तो फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे काफ़ी काम होगा, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। थर्ड फ्रेंड्स, न्यू एयरपोर्ट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे एयरपोर्ट की बात की गई है। वहाँ पे दो तरीके के एयरपोर्ट होते हैं, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है, एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट होता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये होता है जिसमें कि आप न्यू लैंड को आइडेंटिफाई करते हो और वहाँ पे एयरपोर्ट को डेवलप करने का काम करते हो, जबकि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट ये होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको रीडेवलप या एक्सपेंशन करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स,
वहाँ पे जो करंट पटना एयरपोर्ट है उसका रीडेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन होगा, और जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न्यू लैंड को आइडेंटिफाई करके नए एयरपोर्ट्स बनाने का काम किया जाएगा। और यहाँ पे बिहटा और पटना की भी बात की गई है जहाँ पे कि ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बिहार को काफी गति देने की संभावना है और उस दिशा में एक ये वेलकमिंग स्टेप्स है। फोर्थ फ्रेंड्स, एक्सपेंशन ऑफ आईआईटी पटना। आप जब मैं अपने हॉस्टल टाइम में था तो वहाँ पे आईआईटी और मेडिकल को लेके, और आज के डेट में भी पटना के स्टूडेंट्स में आईआईटी और मेडिकल को लेके, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट सेगमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, वहाँ पे 3 सेगमेंट्स में वहाँ के यूथ काफ़ी मतलब पागल रहते हैं कि हमें इन चीज़ों को तो अचीव करना है। तो आईआईटी पटना के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में भी अनाउंसमेंट किया, और आईआईटी पटना के जो हॉस्टल और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उसको डेवलप करने का वहाँ पे काम करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सजेशन मेरा ये है कि देखिए, जिस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात या वाइब्रेंट मुंबई या फिर जिस तरीके इकोनॉमिक मीट या इकोनॉमिक समिट का ऑर्गेनाइज करते हैं बाकी स्टेट्स, उसी तरीके से जो हमारी बिहार गवर्नमेंट है, शायद ही मैं कभी सुना होगा कि जब उस तरीके के वाइब्रेंट समिट या इकोनॉमिक समिट का वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ हो। फ्रेंड्स, ये काफ़ी जरूरी है वहाँ के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, और बाकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे वो वहाँ इन्वेस्ट करें। लोग एफडीआई की बात करते हैं, यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही लोगों के पास नहीं होता। जो गवर्नमेंट का देखिए जो माइग्रेशन का पर्पस है, निर्मला सीतारमण की स्पीच में मुझे एक ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि माइग्रेशन आपकी ऑप्शनल होनी चाहिए, वो आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे लोग बिहार यूपी से माइग्रेंट होकर दूसरे स्टेट में जाते हैं अपनी जॉब के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो बिहार को खुद भी या दूसरे ईस्टर्न स्टेट्स को खुद भी इतना डेवलप होना चाहिए कि ये जो माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो ऑप्शनल हो, ना कि मैंडेटरी हो, और उस दिशा में ये कदम कुछ उठाए जा रहे हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है और काफी वेलकमिंग है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की। फ्रेंड्स, बिहार के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप वहां का जो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है कोसी नदी में, वो सबसे बड़ा अभिशाप है। देखिए, सबसे विडंबना यह है कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसे कि पानी ही नहीं होता, और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ की ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है, और ओवरफ्लो ऑफ वाटर होने की वजह से वहाँ की इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाती। एग्जाम्पल मैं बताऊँ, आप दिल्ली और हरियाणा को उठा के देख लीजिए। दिल्ली और हरियाणा आपस में लड़ते रहते हैं, और यहाँ पे दिल्ली जैसी जगह पे लोगों को पानी के लिए कितनी दिक्कतें। इनफैक्ट ये इलेक्शन में एक अपने आप में एक इश्यू होता है कि भाई हम इतना लीटर पानी फ्री देंगे, और फिर यहाँ पानी में गंदगी है, पानी में अमोनिया मिक्स किया जाए, XYZ पता नहीं क्या क्या। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि कोसी नदी में ओवरफ्लो ऑफ वाटर बाय अदर कंट्री नेपाल की वजह से वहाँ के लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। लोग मतलब पूरे साल रिकवर ही नहीं कर पाते पानी की वजह से, वहाँ पे कोई काम नहीं हो पाता, इंडस्ट्री नहीं लग पाती। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक नेशनल लेवल पे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला सकती जिसपे कि ये जो नेशनल लेवल पे कुछ कैनाल का काम हो सके और वहाँ के एक्सेस पानी को ओवर द कंट्रीज उस चीज़ को यूज़ कर सकें? अगर गवर्नमेंट ऐसा कर पाती है तो जहाँ ओवरफ्लो ऑफ वाटर है वो खत्म हो जाएगा और वो पानी डाइवर्ट हो सकता है दूसरे स्टेट्स में जहाँ की पानी की शॉर्टेज है। और अगर गवर्नमेंट ये ऐसा काम कर लेती है तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं बल्कि हर स्टेट की इकोनॉमी के लिए एक काफी फेवरेबल सिचुएशन होगी। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ती रहती हैं और जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम होता है, मैं आपको बताऊं कई सालों से ये कोसी का प्रॉब्लम है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है फुल्ली तरीके से। बट हाँ, उस दिशा में कदम उठाए हैं और शायद कोसी कैनाल प्रोजेक्ट उसी दिशा का एक कदम है जिसमें कि गवर्नमेंट और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है और कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के तहत वो पानी जो होगा अब फार्मर्स की सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा और इस तरीके का बिहार को एक डेवलपमेंट देने का काम किया गया है। लास्ट फ्रेंड्स, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस। बिहार समेत और भी स्टेट्स में स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाया जाएगा और इस तरीके से वहाँ के यूथ के स्किल्स को डेवलप करने का काम किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस आर द मेजर अनाउंसमेंट जिसके तहत मैंने आपको 5-6 अनाउंसमेंट है जिसके तहत मखाना बोर्ड, न्यू एयरपोर्ट, IIT पटना and then extension of National Institute of Food Technology and National Institute for the Excellence, ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं। होप बिहार की इकोनॉमी सुधर सके, बिहार के लोगों पे माइग्रेशन कम हो और इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सके।
So friends, these are the whole video. If you like this video, please do subscribe and keep watching. Till that, thank you so much.